लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जीत की, खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरे कहता है मारा जाएगा, ये ठोकरे कहता है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अली सर स्वागत करता हूं आप सभी का। इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 यूटोपियन विजन। उसके बाद छोटा सा एक टॉपिक है नेशन कंट्री एंड मॉडर्न कंट्री, मतलब कि नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट। नेशन स्टेट मतलब कि कोई भी कंट्री आजाद तो हो जाती है, उसे नेशन कैसे बनाया जाता है, कि मतलब कि वहां के लोगों की फीलिंग, वहां के लोगों का मतलब एक एक भाईचारा के जैसे हम एक किसी कंट्री को एक नेशन स्टेट बनाते हैं। मॉडर्न स्टेट कैसे बनता है, उसी नेशन स्टेट में कोई मॉडिफाई किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया जाए, उसे मॉडिफाई किया जाए, उसे डेवलप किया जाए, वो मॉडर्न नेशन स्टेट हो जाता है। उसमें एक और लेक्चरर थे अर्नेस्ट रेनन, आपके बुक में दिया होगा साइड में। अर्नेस्ट रेनन के अकॉर्डिंग आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज द नेशन स्टेट। तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि जैसे पास्ट से अगर किसी चीज को जोड़ा जाए, अपने सेक्रीफाइस को जोड़ा जाए, तो उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजों को हम एक नेशन स्टेट कहते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले हम चैप्टर ये पढ़ रहे थे कि नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में कैसे एक नेशनलिज्म की फीलिंग जागी, कैसे एक राष्ट्रीयता का एक जोश जगा। तो इससे पहले यूरोप पूरी तरीके से एकदम शांत था, एकदम ठप था, उसके अंदर कोई ऐसा जोश जुनून नहीं था आजाद पाने के लिए। लेकिन एक ऐसी उसमें कंट्री आई सामने, वो थी फ्रांस, जो पूरे फ्रांस को चेंज कर दिया। कैसे उसमें चिंगारी लगाई और पूरे फ्रांस के लोगों को एक जुनून दिया कि चलिए अब हम पूरे यूरोप को आजाद कराते हैं। तो 5 नंबर का या 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजी यूज बाय द फ्रांस, या कौन कौन से आइडिया यूज किए गए थे फ्रांस के द्वारा जो कि एक नेशन स्टेट बनाने में सबसे पहले कामयाब हुआ, और पूरे यूरोप ने कैसे उसे फॉलो किया। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो आइडिया फ्रांस ने यूज किया था जो कि पूरे फ्रांस में उसको फॉलो किया गया था, माना गया था। आइए देखते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द 1789 लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी। मींस फ्रांस जब रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, आपको पता है क्लास 9 भी ये पढ़े होंगे, फ्रांस रेवोल्यूशन 1789 में फ्रांस सबसे पहले रेवोल्यूशन स्टार्ट करता है, और उस रेवोल्यूशन में क्या करता है, पावर ट्रांसफर टू सॉवरेनिटी, मतलब कि वो कहता है कि मेरी जीत जनता की जीत है। अगर मैं जीतता हूं तो जो भी मोनार्ची कंट्री है उसको हम पूरी पावर किसके पास लाएंगे, मतलब कि डेमोक्रेसी कंट्री लाएंगे, सारा पावर जनता जनार्दन के पास रहेगा। तो ऐसे कहने से नहीं होगा कि हम जीतेंगे, मोनार्ची खत्म हो जाएगी, डेमोक्रेसी आएगी। तो केवल कहने से नहीं एक नेशन स्टेट होगा। उसने क्या क्या चीज, क्या क्या लागू किया था जो कि सारे एक छोटे से जनता को और एक लीडर को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट किया गया था। आइए देखते हैं उसके आइडिया, क्या क्या आइडिया किया था वो। द आइडिया ऑफ द लैब फैक्ट्री, द फादरलैंड एंड द सिटी ऑन द सिटीजन एम्फेसिस द नेशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटीज एंजॉय द इक्वल राइट अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला उसने ये फॉर्मूला यूज किया कि बोला कि द आइडिया ऑफ लैब फैक्ट्री, लैब फैक्ट्री मतलब कि फादरलैंड, सिटीजन मतलब कि वहां के नागरिक, वहां के लोग, एम्फेसिस द नेशन यूनाइटेड कम्युनिटी, सभी लोग एक बराबर है, मतलब कि सभी लोग एक भाई हैं। जैसे कि हमारे देश में हम भारत माता कहते हैं, तो फ्रांस ने क्या किया, फादरलैंड कहा, मतलब कि लोगों को उसके भाव से जोड़ा, उसके इमोशन से जोड़ा। इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, उसने कहा कि हमारा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें सारे लोग, सभी वहां के निवासी एक बराबर होंगे, इक्वल राइट एंजॉय करेंगे। भला ऐसा कौन नहीं चाहेगा। तो ये आइडिया पहला यूज किया तो सारे लोग उस फ्रांस से कनेक्ट हुए। दूसरा पॉइंट क्या था, न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज द चूजन टू द रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। दूसरा आइडिया से क्या होता, सबसे दूसरा आइडिया ये था कि उसने एक अपना खुद का नेशनल फ्लैग बनाया। पहले का रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था, तो उसके बाद से मान लीजिए कोई भी आप लोग रैली निकालते हैं या कोई भी अपने देश की खुद आजादी की बात करें, तो सब लोग एक अपना, उसमें कुछ रहे या ना रहे, एक देश का झंडा जरूर रहता है। तो उसी तरीके से नेशनल लोगों को जोड़ने के लिए फ्रांस ने क्या किया, अपना एक फ्रांस का नेशनल फ्लैग ट्राई कलर का था। आपको बताना है कि फ्रांस का नेशनल ट्राई कलर कौन कौन से कलर में है, क्लियर ना। दो पहले का स्टैंडर्ड जो फ्लैग था, वो जो मोनार्ची का एक देख रेख था, अब उसको हटा करके किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, क्या, ट्राई कलर, जो फ्रांस का नेशनल फ्लैग हुआ था।
तीसरा पॉइंट क्या था? द स्टेट जर्नल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चेंज किया, स्टेट जर्नल आपको पढ़े होंगे क्लास 9th में, उसमें स्टेट जर्नल कौन थे? जो कि ओल्ड रीजन के अकॉर्डिंग वोटिंग कराई जाती थी, और उसमें आपको याद होगा फर्स्ट स्टेट से 300 लोग, सेकेंड स्टेट से 300 लोग, थर्ड स्टेट से 600 लोग, मतलब कितना उलटफेर हुआ था उसमें। उस तरीके से इसने क्या किया, जो स्टेट जर्नल था उसको अब हटा करके उसका नाम क्या कर दिया? नेशनल असेंबली। लोग और जुड़े, मान लो अब स्टेट जर्नल जो परंपरा चलती आ रही थी फ्रांस में, अब उसको हटा करके कौन सा लाया गया? नेशनल असेंबली। जैसे कि हमारे देश में भी है। अब लोग क्या अब धीरे धीरे कनेक्ट होंगे, क्यों नहीं कनेक्ट होंगे? क्योंकि कहां मोनार्ची, स्टेट जर्नल चल रहा था, अब हम उसे क्या कर दिए? नेशनल असेंबली। लोग और जुड़े। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द हैंड्स वर द कंपोज द ओथ टेकन बाय द मैट्रिक्स कमोडिटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। मींस अलग अलग गाने, अलग अलग सॉन्ग, देशभक्ति गीत संगीत स्टार्ट हो गया, और जो लोग शहीद हो रहे थे, जो लोग उस रेवोल्यूशन में शहीद हो रहे थे, उनकी सलामी दी जाती थी। मतलब कि ये सारा चीज एक देश के नाम किया जा रहा था, देश से जोड़कर किया जा रहा है। देखो अकोमोडेटेड ऑल द इन द नेम ऑफ द नेशन। फ्रांस कहता था कि अगर हम यहां पे जो लीडर हैं वो सारे लोग एक बराबर, अगर कोई शहीद हो रहा है, चाहे कोई शहीद हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे? उसको भी सलामी दी जाएगी, उसको इज्जत दी जाएगी। और लोग, किसी भी देश के लोग इन सारे चीजों के लिए रिस्पेक्ट चाहते हैं वो लोग भी, तो फ्रांस से सारा चीज उन लोगों को दे रहा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या किया था? और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज द पुट इन द प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द सिटीजन। अब सेंट्रलाइज सिस्टम, जैसे कि हमारा जो कंट्री है वहीं उसी तरीके से फ्रांस की कंट्री है, तो उस कंट्री में सबने क्या किया? एक फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ, मतलब कि ऐसा कानून जो सभी के लिए एक सेम, एक बराबर हो। जैसे कि अगर बोला जाए हम अपने देश की बात करें तो सब लोग इंडियन रुपीस को मानते हैं, वैसे ही उसने फ्रांस की नोट इशू किया था, सब लोग एक मानेंगे, सबकी एक अलग पहचान है। तो यूनिफॉर्म लॉ लाया था, जिससे कि ये नहीं कि अब जैसे कि आप मान लो अपने इंडिया में लखनऊ के लोग हैं तो वो कहेंगे कि मेरा देश अलग है, ऐसा कहें, बनारस के लोग कुछ और कहें, हाँ, इस तरीके से बोला जाए, कहीं सब अलग अलग माने तो क्या एक देश रह पाएगा? इस चीज को सबको हटा करके उसने क्या किया? यूनिफॉर्म लॉ लाया कि सभी लोग एक बराबर है, चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, ऊंच नीच, कुछ नहीं, सभी एक बराबर, यूनिफॉर्म लॉ। तीसरा क्या था? नेक्स्ट क्या था? इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज वर द ऑब्लाइज्ड। जो अलग अलग टैक्स लिए जाते थे, छोटे छोटे नाम पे टैक्स लिए जाते थे, उसको ऑब्लाइज मतलब उसको हटा दिया गया। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वाज अडॉप्टेड। इसका मतलब क्या है कि पहले पता क्या था फ्रांस में? जैसे कि हर एक जगह पे हर एक जगह पे उसका 1 केजी का मतलब 900 ग्राम था, कहीं 1 केजी का मतलब 1 किलो 10 ग्राम था, अलग अलग सबका वेट और मेजरमेंट था। आप कपड़ा लेने जाएंगे दुकान पे तो फ्रांस में कहीं कहते थे सब कि 1 मीटर कपड़ा चाहिए, किसी का 1 मीटर कपड़ा पता चलता था 1.5 मीटर के बराबर है, और किसी एक मीटर का कपड़ा कोई आधे मीटर का बराबर है। तो मतलब हर जगह अलग अलग वेट और मेजरमेंट था। उस चीज को हटा करके फ्रांस ने क्या किया? यूनिफॉर्म सिस्टम, यहाँ पे सॉरी, वेट एंड मेजर सिस्टम, मतलब कि ऐसा चीज लाया जिससे कि फ्रांस के किसी भी जगह पर आएंगे, मतलब कि पूरे फ्रांस में सभी जगह 1 केजी का मतलब 1 ही केजी होगा, 1 मीटर का मतलब 1 ही मीटर होगा। अब देखिए सारा भेदभाव उसने हटाया तो लोग बहुत इफेक्ट हुए। नेक्स्ट क्या था? रीजनल डायलेक्ट वर द डिस्करेज एंड फ्रेंच एज वॉट द स्पोकिंग एंड द रिटेन इन पेरिस बिकॉज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। फ्रांस ने क्या किया? वहां का नेशनल लैंग्वेज, वहां का लोकल लैंग्वेज को हटा करके उसने फ्रांस को एडॉप्ट किया। मतलब कि फ्रांस को बोला गया कि हर जगह जहां भी आप लोग रहेंगे केवल आप लोग कौन सा भाषा बोलेंगे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे। उस केवल पेरिस में बोला जाता था, फ्रांस पेरिस में बोला जाता था। लेकिन अब क्या होगा ना, सारे लोग लोकल लैंग्वेज अपना कोई जैसे हम लोग हैं, सब लोग कहेंगे कि कोई हिंदी है, कोई भोजपुरी है, कोई उर्दू है,
कोई तमिल है, लेकिन फ्रांस में लोगों को कलेक्ट करने के लिए उसने एक लैंग्वेज को चूज किया, जिस फ्रेंच लैंग्वेज को। इससे क्या हुआ, सभी लोग एक साथ जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्या था, ये सारे पॉइंट अगर देखें तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ये सारे क्या क्या फ्रांस के आइडिया थे जो कि पूरे यूरोप को इफेक्ट किया, और इसी सारे आइडिया को लोगों ने क्या किया, फॉलो किया, और एक तरीके से पूरे यूरोप में फ्रांस को सुपर पावर मान करके सभी लोग सोचे कि क्या आइडिया था भाई, क्या कैसा ऐसा विचार था जो फ्रांस का, कि सभी इंस्पायर हो गए और फ्रांस एकदम स्मूथली आजाद हो गया, वहां के राजा को भी मार दिया, रानी को भी मार दिया, और पूरी तरीके से लोग आजाद हैं, कितने एंजॉय से हैं। तो ये सारे आइडिया थे फ्रांस के जो कि पूरे यूरोप में फॉलो होते हैं। उसका लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन का क्या मकसद था, क्या ऑब्जेक्टिव था, उसका क्या मकसद था, द रेवोल्यूशनरीज फॉर द declared that it was the mission and the destiny of the French nation to the liberate the people of Europe from despotism, help other people of the Europe to become nation। उसका यही मतलब था कि हम फ्रांस को आजाद करा दिए, सब फ्रांस के लोग आजाद हो गए, बहुत मजा आया, और सारे लोग एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो फ्रांस कहा कि केवल क्यों फ्रांस ही मजा ले इसका, क्यों नहीं हम पूरे यूरोप को ये मजा चखाएं। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहा ना, अब फ्रांस के अलावा यूरोप के पूरे कॉन्टिनेंट में अब सभी लोगों को इस आजादी का मजा चखाएंगे, इसका मेन मकसद था। और जितने कंट्री हैं, हेल्प अदर पीपल ऑफ द यूरोप टू बिकेम नेशन, फ्रांस के जैसे ही पूरा यूरोप एक नेशन कंट्री बने, एक आजाद कंट्री बने। तो नेक्स्ट वीडियो हम ये पढ़ेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव को किसने फुलफिल किया। एक हीरो का नाम है, वो है नेपोलियन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।